दिस इज शगुन। वेलकम टू स्काई ट्रैपर, अ न्यू एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 तुम्हारी बुक में कोई अलग से स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 की ही बात की गई है, इस वजह से मैंने इसको इंडिविजुअली कवर करने की कोशिश की है, ताकि चीज़ें रिलेट कर सको और अच्छे से समझ सको। ठीक। वर्ल्ड वॉर 1 हमने रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पढ़ा था, और आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वॉर 2 और देखेंगे कि अब कौन कौन सी कंट्रीज इसमें शामिल हैं और किसकी जीत होती है और गलती किसकी है। गलती किसकी है। हम्म तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि हिटलर इकोनॉमिस्ट सैच की हेल्प से अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर रहे थे, है ना। 2 प्रोजेक्ट्स भी उन्होंने निकाले, सुपर हाईवे और वॉक्सवैगन कार। उसके अलावा वो आसपास के एरियाज जो उनसे ले लिए गए थे, जैसे कि फ्रांस ने जब वीमर रिपब्लिक ने लोन देने से मना कर दिया था, तो फ्रांस ने उनका राइनलैंड ऑक्यूपाई कर लिया था, ले लिया था ना। तो हिटलर ने वो भी अपना वापस ले लिया। ऑस्ट्रिया, जहाँ पर हिटलर का मानना था कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग जर्मन लैंग्वेज ही बोलते हैं, तो क्यों ना उनको एक साथ मिल जाना चाहिए। तो ऑस्ट्रिया जर्मनी में मर्ज हो गया था, मतलब मिला लिया था। और भी छोटे छोटे जो भी आसपास के जगह होंगे उनको भी जर्मनी की टेरिटरी में शामिल कर लिया गया। हिटलर का मानना था कि हमें बस अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, कब्जा करना है। इतना सब करने के बाद क्या हिटलर अभी रुका था? नहीं रुका था। हिटलर क्या कर रहा था? अपनी आर्मी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपन्स खरीद रहा था, है ना। ज़्यादातर फोकस उसका था कि हमें आगे चल के लड़ाई लड़नी है, जगह कब्जे करना है आसपास के एरियाज और दूसरी कंट्रीज में, मतलब उसको ये अपनी टेरिटरी बढ़ानी थी। तो टेरिटरी बढ़ाने के लिए उसको अपनी आर्मी भी स्ट्रॉन्ग करनी थी। इस वजह से वो कोशिश कर रहा था कि हमारे पास जितने हथियार होंगे उतना अच्छा रहेगा। तो उस अपना ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट कर रहा था आर्म्स में, वेपन्स में। ठीक। तो इन सब के चलते सैच जो इकोनॉमिस्ट थे उनको लग रहा था कि हम आ, आ, फालतू में इतना पैसा वेपन्स में हमें नहीं खर्च करना चाहिए, क्योंकि अभी हम डेफिसिट फाइनेंस में ही जी रहे हैं। मतलब अभी हमने जो अदर कंट्रीज से लोन लिया है, यूएसए से लोन लिया है, और हमने जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल में इतना ज़्यादा हमें कॉम्पेंसेशन हमें पे करना पड़ेगा, अभी हम उन सब चीज़ों से बाहर नहीं निकल पाए। अभी भी हम उधारी की ज़िंदगी जी रहे हैं, इसलिए हम इतना खर्चा वेपन्स पे ना करें तो सही रहेगा। सैच ने एडवाइस किया हिटलर को। ठीक है। तो अब देखना ये है, क्या हिटलर सैच की एडवाइस को मानते हैं, है ना। मानना तो दूर की बात, हिटलर ने सैच की एडवाइस को सुना तक नहीं। और इवन ये कहा, कॉशियस पीपल हाउएवर हैड नो प्लेस इन नाजी जर्मनी, है ना। इतना ज़्यादा सतर्क रहने वाले या फिर ओवर थिंकिंग लोगों की हमें जर्मनी में ज़रूरत नहीं है। और सैच हैड टू लीव, मतलब आप यहाँ से जा सकते हैं, हमने आपसे जब एडवाइस मांगी थी आपने दी, उसके लिए शुक्रिया, और अब हम आपकी फालतू में एडवाइस नहीं लेना चाहते, फ्री में नहीं लेना चाहते। और आप इतना ज़्यादा सोचिए नहीं, अब हम आ गए हैं, हम सब मैनेज कर लेंगे। सच ने कहा ठीक है भैया, हमको क्या, आपने ही हमको बुलाया था जब आप बिल्कुल गरीब हो चुके थे, पैसा नहीं था आपके पास, और जब थोड़ा पैसा आने लगा है तो आप उड़ने लगे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, हम चलते हैं, संभाल लीजिएगा आप। तो ये सारी चीज़ें हो रही थी कि हिटलर फोकस कर रहा था अपनी आर्मी में, वेपन्स की इम्पोर्ट ज़्यादातर कर रहा था। क्योंकि अगर वेपन्स होंगे, हथियार होंगे, तभी वो दूसरी कंट्रीज में अटैक कर पाएगा ना, तभी वो रेडी हो पाएगा युद्ध के लिए। तभी तो वो अपना जो जर्मनी का एरिया है वो बड़ा कर पाएगा अदर टेरिटरीज को पे कब्जा करके। तो ये सारी चीज़ें थी। हिटलर चोज वॉर एज द वे आउट ऑफ द अप्रोचिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। हिटलर बस इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए उसको यही लगता था कि वॉर ही एक ऐसा ज़रिया है, एक ऐसा रास्ता है, एक ऐसा सोल्यूशन है जो हमें इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर निकाल सकता है। हिटलर के दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन था, वॉर। ठीक। तो अब क्या हुआ, क्यों ऐसा उसको लग रहा था कि वॉर ही एक सॉल्यूशन है? क्योंकि उसे लग रहा था कि हम वॉर करेंगे, हम लड़ाई लड़ेंगे और अदर टेरिटरीज को अपने कब्जे में लेंगे, और जितनी ज़्यादा टेरिटरीज हमारे कब्जे में आएंगी, हमें उतनी ज़्यादा ज़मीन मिलेगी, उतने ज़्यादा रिसोर्सेज मिलेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक क्राइसिस ख़त्म हो जाएगी, इस वजह से। ठीक है। तो फिर क्या हुआ, इन सितंबर 1939
1932 के दिन, मतलब 1932 ईयर जो था, उस साल इस हिटलर को चांसलर बनाया गया था। ठीक है। अब 1939 आया और हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया। जर्मनी इन्वेडेड पोलैंड। ठीक है। जो पोलैंड है ना, वो जर्मनी की टेरिटरी से लगा हुआ है। तो सबसे पहले हिटलर ने पोलैंड पे अटैक किया और सक्सेसफुली उसने पोलैंड को अपने कब्जे में कर लिया। कोई भी कंट्री उसमें इन्वॉल्व नहीं हुई, किसी ने कुछ नहीं कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक। और ऐसा क्यों था वो भी हम देखेंगे। फिलहाल अभी ये समझो कि जब हिटलर ने पोलैंड पे अटैक कर दिया तो फिर वहां से शुरू हो गई वॉर। मतलब अब जब पोलैंड पे अटैक किया, हालांकि उसने कब्जा कर लिया था, लेकिन लेकिन पोलैंड पे कब्जा करने के बाद अब इंग्लैंड और फ्रांस एकदम सतर्क हो गए। क्यों? क्योंकि और वॉर में इन्वॉल्व होने के लिए सामने आ गए। क्यों? क्योंकि पोलैंड का एक डील हुआ था फ्रांस और इंग्लैंड के साथ कि जब भी हमारे ऊपर कोई भी कंट्री अटैक करेगी या फिर हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आएगी इन फ्यूचर, तो आपको हमारी हेल्प करनी पड़ेगी। तो इस वजह से, क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पे अटैक किया और उसको अपने कब्जे में किया, तो अब ये लड़ाई सिर्फ पोलैंड और जर्मनी के बीच में नहीं रह गई, अब ये लड़ाई फ्रांस और इंग्लैंड की भी हो गई। ठीक। तो हिटलर ने अटैक किया पोलैंड पे और अब धीरे धीरे जर्मनी और इंग्लैंड आ गए। ये बात है 1939 की है। ठीक है। ये देखो मैप तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे वो सारे जगह हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे इन्वॉल्व होंगे। जर्मनी तो साफ साफ दिख रहा है, इटली भी दिख रहा है, एकदम साइड में कॉर्नर में राइट साइड में टर्की भी दिख रहा है। तो ये तो रहते ही अपना मेन, ये 3 मेन है। ये वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे भी थे। इटली नहीं था। इटली नहीं था, लेकिन अभी फिलहाल ये है। और इसमें एक और जुड़ेगा जिसका नाम है जापान। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम अब ये जापान भी इनके साथ आएगा, है ना, अभी बताएंगे। इनके बीच में भी एक ट्रीटी साइन हुई थी। उसके अलावा यहाँ पे तुम्हें फ्रांस दिख रहा है ब्लू कलर का, और उधर पिंक ऊपर ब्रिटेन, है ना। तो ये दोनों अब इन्वॉल्व हो गए थे। और पोलैंड यहाँ पर दिख रहा है जर्मनी के जस्ट राइट में, पोलैंड राइट हैंड साइड। तो इस पे तो कब्जा कर लिया था जर्मनी में। ये मैप से थोड़ा आइडिया लग जाएगा कि कहाँ पर कौन सी कंट्रीज हैं और कहाँ पे जर्मनी अपना कब्जा कर रहा था। इसके बाद क्या होता है कि सितंबर 1940 को ट्राइपर्टाइट पैक्ट, ये मैंने भी तुम्हें जस्ट अभी बताया कि जापान भी इन्वॉल्व था। तो जापान को इन्वॉल्व ऐसे नहीं कर लिया ना, एक पैक्ट साइन हुआ उनके बीच में, जापान, जर्मनी और इटली, इन तीनों के बीच में पैक्ट साइन हुआ कि अब हम तीनों मिल जाते हैं और मिल के अपनी पार को स्ट्रेंथन करते हैं, अपनी पार को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, है ना। तो ये सारे मिल गए। ये पैक्ट कब साइन हुआ? 1940। और 1930 के दिन, 1930 में उसने पोलैंड पे अटैक कर दिया था। 1939 में पोलैंड पे अटैक कर दिया, जहाँ से पोलैंड फ्रांस और इंग्लैंड शामिल हो गए। और यहाँ पर इन्होंने ट्राइपर्टाइट पैक्ट साइन किया, जहाँ पे जर्मनी, इटली और जापान भी आ गए। ठीक है। अभी उधर पोलैंड तो चलो छोड़ो, किसी काम का नहीं है, अभी तो जर्मनी के हाथ में है वो। उधर 2 हो गए, फ्रांस और इंग्लैंड। इधर 3 हो गए, जर्मनी, इटली और जापान। ये 3 हो गए। इसके बाद क्या हुआ, और कौन कौन सपोर्ट कर रहा था? पपेट रिजीम्स। पपेट रिजीम, सेकेंड पॉइंट में देखो, पपेट रिजीम सपोर्टिव ऑफ नाजी जर्मनी वर इंस्टॉल्ड इन अ लार्ज पार्ट ऑफ यूरोप। मतलब जो यूरोप है पूरा, वहाँ पर कुछ ऐसे शासक थे जिनको पपेट रजीम कहा जाता था, क्योंकि कहने को तो वो अपनी टेरिटरी के, अपने जगह के राजा हैं, लेकिन करते वो वही थे जो हिटलर कहता था। इस वजह से पपेट का मतलब क्या होता है? कठपुतली, और रजीम का मतलब होता है शासन। तो कठपुतली शासन उनको कहा जाता था, क्योंकि वो चलते हिटलर के अकॉर्डिंग ही थे। तो इस वजह से यूरोप में कुछ ऐसे छोटे छोटे रजीम थे, जो राजा महाराजा थे, जो हिटलर को सपोर्ट करते थे, जिनको पपेट रजीम का नाम दिया है, क्योंकि वो अपने दिमाग के अनुसार नहीं चलते थे, हिटलर के अकॉर्डिंग चलते थे। तो उनका भी फुल सपोर्ट था किसको? हिटलर को। देन फिर बाय द एंड ऑफ 1939, याद रखना, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से उसकी शुरुआत हो गई है। अब घमासान युद्ध 1939 के बाद चलता रहेगा। ये मतलब 4 साल से ज़्यादा चला है। वर्ल्ड वॉर 1 तो फिर भी 4 साल ही चला है, लेकिन ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। ठीक। तो अब दूसरा साल आया
ठीक एक साल बाद बाय द एंड ऑफ 1940 हिटलर वॉज एट पिनेकल ऑफ इट्स पार। मतलब 1940 के एंड पे हिटलर अपने ताकत अपनी पार के चरम सीमा पे था, मतलब एकदम हाई लेवल पे था। और वो मतलब जहाँ कहीं भी अटैक करता था वहाँ से उसे जीत ही हासिल होती थी। तो उसके अंदर एक तो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट, दूसरा बात ये थी कि वो बहुत ही ज़्यादा उसके अंदर कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस था कि अब तो हम जीत ही जाएंगे, है ना। तो इस कॉन्फिडेंस के चलते हिटलर, इतना सब होने के बाद जब हिटलर को लगा कि हमारे हाथ में इतनी ज़्यादा पावर आ गई है, तो हिटलर को लगा क्यों ना हम अपनी लॉन्ग टर्म एम को कन्क्वायर करें, है ना। क्यों ना, अब उसका लॉन्ग टर्म एम क्या था, ईस्टर्न साइड पे अटैक करना। ईस्टर्न समझ रहे हो, देखो ईस्ट वेस्ट फिर से बताते हैं। हमारा राइट हैंड ईस्ट, लेफ्ट हैंड वेस्ट, हमारे सर के तरफ नॉर्थ और पैर की तरफ साउथ, ठीक है। तो हिटलर जर्मनी के ईस्टर्न साइड में, देखो मैप में देखो, यहाँ पे तुमको जर्मनी दिख रहा है ना। जर्मनी दिख रहा है एकदम लेफ्ट साइड में। और ईस्ट में अगर हम चले जाएं, राइट साइड में अगर हम चले जाएं, तो सोवियत यूनियन बड़ा बड़ा दिख रहा है। तो अब उसका जो बड़ा सपना था, जो ड्रीम था कन्क्वायर करने का, वो यही था कि हम ईस्टर्न साइड में बढ़ें और वहाँ पे कब्जा करें, यानी कि वो सोवियत रूस, यानी कि जिसको आज रशिया बोलते हैं, तो वो उसकी टेरिटरी में घुसकर उसकी जगह को कब्जा करने का उसका सपना था, एम था, लॉन्ग टर्म एम था। तो भैया जब ज़्यादा पार आ जाती है ना, तो लोग ज़्यादा कब्जा करने की कोशिश करते हैं ना, तो वही हिटलर चाहता था। तो भैया इन सबको ऐसा क्यों करना चाहता था, क्योंकि उसको लगता था कि हम अपने जर्मन्स को ज़्यादा से ज़्यादा फूड सप्लाई कर सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिविंग स्पेस दे सकेंगे रहने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकेंगे हम किसको, जर्मन्स को। तो इस वजह से उसने फिर शुरुआत, मतलब जो सोच लिया तो शुरुआत तो करेगा ही। तो शुरुआत उसने कर दी 1941। 1940 मैंने तुम्हें बताया कि एट द एंड ऑफ ईयर 1940 वो अपने पार के पिनेकल पे था, एकदम टॉप पे था, है ना। उसके बाद जब टॉप पे था, कॉन्फिडेंस था, पार थी, तो फिर क्या किया, 1941 जून 1941 को उसने अटैक कर दिया, कहाँ पे, सोवियत यूनियन पे। और ऐसा कहा जाता है कि हिटलर का ये स्टेप हिस्टोरिक ब्लंडर है, मतलब उसकी सबसे बड़ी गलती थी। कैसे थी गलती, सुनो। जब हिटलर ने सोवियत यूनियन यानी कि ईस्टर्न यूरोप पे अटैक करना शुरू किया, तो रशिया, उनकी अपनी अलग स्ट्रैटेजी थी, रशियन आर्मी की अपनी अलग स्ट्रैटेजी थी। क्या थी, ये लोग क्या कर रहे थे, अटैक कर रहे थे रशिया की तरफ, मतलब ईस्टर्न साइड पे अटैक करते जा रहे थे और बढ़ते जा रहे थे। रशियन आर्मी शांत थी, वो खुद को डिफेंड कर रही थी, इनको अटैक नहीं कर रही थी। अब वो क्या करना चाह रही थी, देखते हैं। तो एक तरफ ईस्टर्न साइड पे ये अपनी आर्मी बढ़ा रहे थे, दूसरी तरफ वेस्ट में जहाँ पर वहाँ पर भी इनकी आर्मी लड़ रही थी, क्योंकि वहाँ दूसरी तरफ ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में जो इंग्लैंड एक प्रोविंस है, इंग्लैंड और फ्रांस जर्मनी के वेस्टर्न साइड पे अटैक कर रहे थे। तो इनकी आधी आर्मी वहां थी, एकदम सुलझा रही थी, और आधी आर्मी ईस्टर्न साइड पे थी, जो सोवियत रूस की तरफ बढ़ती जा रही थी, ठीक है। तो क्या हुआ, वो बढ़ते गए और रशियन आर्मी अपने आप को डिफेंड करती गई, लेकिन अटैक नहीं किया। अब वो किस उसमें बैठे थे कि भैया क्यों नहीं अटैक कर रहे हैं, क्या वो उन्हें लड़ना नहीं आता, क्या वो डर गए, नहीं। एक टाइम पे ऐसा हुआ कि जर्मन आर्मी अटैक करते करते उसके सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए। जब रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो फिर लड़ने के लिए एनर्जी नहीं बची, वेपन्स नहीं बचे, कुछ नहीं बचा। तो अब क्या करते, अब तो तुम दुश्मन की टेरिटरी में घुस चुके हो ना, तो अब वहां से बाहर निकलने के लिए भी तो चाहिए कुछ। कबड्डी नहीं होती जैसे, एक बार एकदम सेंटर पोजीशन से आगे चले जाओ तो फिर बचने का चांस कम हो जाता है। तो वही हुआ ये कि जब इनके पास सारे रिसोर्सेज खत्म हो गए, तो रशियन आर्मी ने कहा बेटा अब तुम बहुत आ गए अंदर तक, है ना, हम कुछ नहीं बोले, अब तुमको खदेड़ते हैं। तो इनको भैया ऐसा खदेड़ा, किसको, जर्मन आर्मी को, रशिया को खदेड़ा, ऐसा खदेड़ा। और तब तक खदेड़ा जब तक ये जर्मनी की कैपिटल बर्लिन तक नहीं पहुंच गए। सोचो कितना ह्यूमिलिएटिंग रहा होगा और कितना इंसल्टिंग रहा होगा हिटलर के लिए और हिटलर की आर्मी के लिए, कि
हमको उन्होंने इतना ज़्यादा मतलब बैकफायर किया कि जर्मनी में आके रोका। उसने कहा अभी भी कुछ चाहते हो कि हम तुमको एकदम बाहर ही निकाल दें? उन्होंने कहा नहीं 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 भैया, हम हार मान गए। तो इस तरह से हिटलर की मतलब जर्मनी की इधर साइड से तो हार हो ही जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि अगर हिटलर सोवियत रूस पे या फिर अपने उस लॉन्ग टर्म एम पे इतना फोकस नहीं करता तो शायद इतना ज़्यादा कंडीशन ख़राब नहीं होती। देन उसके बाद क्या होता है, वही वही चीज़ है कि सोवियत रेड आर्मी इन्फ्लिक्टेड अ क्रशिंग एंड ह्यूमिलेटिंग डिफीट ऑन जर्मनी एट स्टालिनग्राड। मतलब क्या होता है कि कहाँ तक ये रशिया के किस पार्ट तक पहुँच जाते हैं? स्टालिनग्राड रशिया में एक छोटा सा जगह होगा, वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ से स्टालिनग्राड तक उनके सारे रिसोर्सेस ख़त्म हो जाते हैं, जिसके बाद रशियन आर्मी इनको पीछे करना शुरू करती है। आफ्टर दिस, सेकेंड पॉइंट में वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो अभी बताया। यहाँ पे लिखा है ना, रिट्रीटिंग जर्मन सोल्जर्स अंटिल दे रीच्ड द हार्ट ऑफ बर्लिन। तब तक उनको खदेड़ते हैं जब तक वो बर्लिन नहीं पहुंच जाते हैं। हार्ट ऑफ बोला ना, हार्ट ऑफ बर्लिन। ठीक है, बस यही सारी चीज़ें थी। देन उसके बाद क्या होता है कि यूएसए भी वॉर में इन्वॉल्व हो जाता है। ऐसा मतलब उसके बाद यूएसए, देखो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पर भी यूएसए नहीं शामिल था, है ना, लेकिन सपोर्ट पूरा कर रहा था, जैसे कि पैसे के टर्म पे और वेपन्स के टर्म पे। और यहाँ पर भी कर ही रहा था, लेकिन अभी इन्वॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन हमें देखना है ये कि पिछली बार तो शिप्स डिस्ट्रॉय की थी जर्मन आर्मी ने यूएसए की। इस बार क्या होता है कि जर्मनी यूएसए में इन्वॉल्व हो जाता है। तो देखो इस बार क्या होता है कि क्योंकि जापान इन्वॉल्व था इन लोगों के साथ, जापान इटली और जर्मनी ये तीनों थे। तो हिटलर ने डायरेक्टली यूएसए पे अटैक ना करके जापान को समझाया, उसको पट्टी पढ़ाई, तुम ऐसा करो, तुम यूएस पे नज़र रखो, तुम उसके नेवल बेस पे अटैक करो, यूएस की जो नेवल आर्मी है उसका जो बेस है उस पर अटैक करो। जापान ने कहा ठीक है, हम करते हैं। तो जापान ने क्या किया, जो उसकी यूएस की नेवल बेस है जिसका नाम है पर्ल हार्बर, थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है पर्ल हार्बर, व्हेन जापान एक्सटेंडेड इट्स सपोर्ट टू हिटलर एंड बॉम्ब्ड द यूएस बेस एट पर्ल हार्बर। जापान ने यूएस की नेवल बेस पे दाग दिए गोला बारूद, है ना, पर्ल हार्बर पे एटम बॉम्ब गिरा दिया। हिटलर ने कहा अरे, सोते शेर को जगा दिए इन्होंने। उन्होंने कहा तो तुम लोग आपस में लड़ो भिड़ो, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हमको क्यों इन्वॉल्व कर रहे हो? तो भाई उसने कहा अब इन्वॉल्व किया तो तुमको बताते, तुम गोला बारूद दागोगे, हैं एटम बॉम्ब फेंकोगे। द यूएस एंटर्ड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और यहीं से यूएस की एंट्री हो जाती है किसमें? वर्ल्ड वॉर 2 में। देखना ये है कि अब हिटलर क्या करता है। तो अब क्योंकि जापान ने एटम बॉम्ब उसके यूएस के नेवल बेस यानी कि पर्ल हार्बर पे गिराया था, तो यूएस अब जापान से ही अपना बदला लेगा। अब किसी के कहने पे आया हो इससे मतलब नहीं है, जिसने काम किया है उससे मतलब है। तो हिटलर ने क्या किया कि जापान को सॉरी यूएसए ने क्या किया, जापान को शांत करने के लिए जापान का एक शहर है हिरोशिमा, तो वहाँ पे इन्होंने अपना एटम बॉम्ब फेंका। किसने? यूएसए ने, कि भाई शांत हो जाओ। तो जापान अभी भी नहीं माना। उसने कहा कि तुम्हें जहाँ पे गोला बारूद गिराना है, जहाँ कहीं दागना है तुम दागो, हम हारे नहीं हैं और हम लड़ेंगे, लोग मर रहे हैं तुम मरने दो। तो हिटलर ने इनको मतलब वार्निंग दी कि भाई सुधर जाओ, तुम्हारा एक शहर तो डिस्ट्रॉय हो ही गया है, हम नहीं चाहते कि और डिस्ट्रॉय हो। ये नहीं माने तो हिटलर ने क्या किया, वापस से नागासाकी पे दूसरे दिन एटम बॉम्ब फेंक दिया। पहले हिरोशिमा पे फेंका तो उनका पूरा शहर तहस नहस हो गया, जापान नहीं माना। देन उसका नागासाकी पे एटम बॉम्ब गिराया। तो भाई जापान ने कहा यार ये तो एटम बॉम्ब है यार, तो दगाए जा रहे हो दगाए जा रहे हो, भाई रहने दो, बस हम जान गए तुम्हारे पास बहुत सारे एटम बॉम्ब है, बस ठीक है, पटाखे थोड़े ना जो तुम कहीं भी। तो भाई मान गए हिटलर, मतलब कि जापान भी भाई मान गया। और इतना सब कुछ हो गया। और जर्मनी यूएसए से तो बात ही ख़त्म, रशिया से तो हार ही चुका था।
और अब उसके पास क्योंकि रिसोर्सेज भी ख़त्म हो गए थे, क्योंकि एक तरफ वो वेस्टर्न साइड पे फ्रांस और इंग्लैंड से भी सामना कर रहा था, दूसरी साइड रशिया पे अपना कब्जा जमाने के लिए उधर अपनी आर्मी अटैक कर रही थी उसकी, तो रिसोर्सेज तो ख़त्म हो ही गए थे और अब कुछ बचा ही नहीं था। इकोनॉमिक कंडीशन तो वैसे भी ख़राब थी। तो फाइनली क्या होता है, 1945 को वर्ल्ड वॉर टू का एंड होता है और जर्मनी की फिर से हार हो जाती है। तो समझ में आई वर्ल्ड वॉर टू की कहानी। हमने तो इतनी जल्दी फटाक से पढ़ लिया है ना, और उसको तो इतने साल लगे वर्ल्ड वॉर टू को एंड होने में। 1939 को शुरू हुआ था और 45 में ख़त्म हुआ। कितने साल, 6 साल, लगभग 6 साल तक चला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो भाई अब देख लो, यूएस की गलती थी इसमें? नहीं थी। क्या ज़रूरत थी यूएस के नेवल बेस पे एटम बॉम्ब गिराने की, है ना? रशिया की टेरिटरी पे तो चलो अटैक कर रहा था क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा था, और क्योंकि जब किसी के पास ज़्यादा पावर हो जाती है तो फिर वो इतना अम, दिमाग से नहीं सोच पाता। उसको लगता है नहीं कि अब हम इतने पावरफुल हो गए हैं, हम हर हर जगह कब्जा कर लेंगे। सब कब्जा करने के चक्कर में सब सत्यानाश हो गया। सच की बात मान लेनी चाहिए थी इनको। और हिटलर भी क्या ही बताएं, ऐसा काम करते थे। तो इस तब क्या हुआ जब वर्ल्ड तो अब क्या हुआ जब वर्ल्ड वॉर टू हार गए, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हिटलर ने सुसाइड कर लिया था। तो सुसाइड उसने इसीलिए कर लिया था क्योंकि अब वो पूरी तरह से हार चुके थे। और भी कुछ इन्होंने जर्मनी में कुछ मास किलिंग वगैरह की थी जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे। तो उनकी वजह से अब उनको पनिशमेंट तो मिलनी ही मिलनी थी। तो उनको लगा कि लोग हमें मारें, इससे बेटर है कि हम खुद ही ऊपर चले जाएं शांति से। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि हेलमट के फादर और हिटलर ने एक साथ एक बंकर में बंद होके सुसाइड कर लिया था। तो वो इसीलिए किया था ताकि हार चुके थे, किसी और के हाथ से मरते, इससे अच्छा हम खुद ही मर जाते हैं। तो ये थी सारी वो कहानी हेलमेट के फादर की डेथ की और हिटलर के सुसाइड की, और यहाँ से वर्ल्ड वॉर टू एंड हो जाता है और यहाँ से जर्मनी की कहानी भी ख़त्म हो जाती है। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है, हमें आगे ये पढ़ना है कि जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि हिटलर ने मास किलिंग वगैरह की थी जिसकी वजह से न्यूरेमबर्ग ट्रिब्यूनल बनाया गया इन लोगों को पनिश करने के लिए। हिटलर तो मर चुका था, लेकिन जो नाजी ऑफिशियल्स जो उसकी पार्टी के मेंबर्स थे वो भी तो क्राइम में इन्वॉल्व थे ना, तो उनको भी तो पनिशमेंट देनी थी। तो उस वजह से ट्रिब्यूनल वगैरह बना। तो ऐसा क्या किया था, क्यों किया था, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नाजी वर्ल्ड व्यू में। क्या थी नाजी की विचारधारा, किस तरह से वो देखता था लोगों को, और क्या किस तरह के लोगों को जर्मनी में चाहता था, और जिनको नहीं चाहता था तो क्यों नहीं चाहता था। ठीक है, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, द नाजी वर्ल्ड व्यू में। ठीक है, सो टिल देन बी हैप्पी, बी सेफ एंड बाय बाय।